हेलो स्टूडेंट्स। आपने एनसीईआरटी चैप्टर 5 के एक्सरसाइजेज में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में अभी तक प्रॉब्लम नंबर 5.24 तक कर चुके हैं, 5.24 तक कर चुके हैं। अब हम लोग 5.25 से आगे काम करते हैं। आइए देखिए 5.25 प्रॉब्लम नंबर 5.25 क्या है। इस प्रॉब्लम में फिगर दे रखे हैं। फिगर 5.18 shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. What is the net force on the man? चलिए, अब नेट फोर्स तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स m into a होता है by Newton's second law of motion, and so net force F, net force resultant force, this equal to m into a। मैन का मास कितना दिया गया है? मैन का मास है 65 kg, 65 kg, acceleration is 1 meter per second square, and so this is 65 Newton। चलिए नेक्स्ट आगे, और इसमें है डिमांड है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मैन शूज एंड द बेल्ट इज 0.2। अब अगले पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें दे दिया गया है 0.2, 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये दिए गए हैं अगले पार्ट में। एंड कहा जा रहा है up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the belt। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सूडो फोर्स की एप्लीकेशन सिखाया है पिछले लेक्चर के दरमियान, आप में से किन्हीं को यदि लेक्चर की ज़रूरत हो, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो, तो फिर हमेशा की तरह आप जो है यूट्यूब पर, गूगल पर हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, क्लिक करिए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसमें देख लीजिए। सूडो फोर्स एप्लीकेशन हमने डिटेल में सिखाया है। तब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर। अब हम इसमें सूडो फोर्स की एप्लीकेशन लेंगे। बेल्ट के ऊपर का पोर्शन मैं दिखा दे रहा हूँ। अब ये जो है दिस इज बेल्ट, इसको बेल्ट समझ लीजिए। कन्वेयर बेल्ट यानी कि बेल्ट है। अब इस पर एक मैन जो है खड़ा है, ठीक है। लेट अस सपोज ये है मैन जो इस पर खड़ा है, इस तरह से ये खड़ा है। ये मैन जो है ये खड़ा है इस पर। चलिए, अब ये जो मैन खड़ा है, मैन इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट। अब हम लोग थोड़ा सोचें, ये बेल्ट एक्सलरेशन से चल रहा है किसी भी तरफ, इधर या इधर किसी भी तरफ। सपोज कर लीजिए, लेट अस सपोज कि बेल्ट इधर की तरफ चल रहा है विथ एक्सलरेशन a0। एक्सलरेशन को, बेल्ट की एक्सलरेशन को a0 से डिनोट कर दिया। a0 एक्सलरेशन ऑफ बेल्ट। अब एक्सलरेटेड फ्रेम में आ गया मैन। अब इसको देखने के लिए अलग से ऑब्जर्वर आप ले सकते हैं, या इसी को ऑब्जर्वर भी बना दीजिए। ये ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जर्वर का भी काम करेगा। नहीं, यदि आपकी इच्छा हो तो अलग से एक ऑब्जर्वर ले लीजिए। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसा कि हमने आपको सिखाया है, ये ले लिया हमने ऑब्जर्वर। दिस इज ऑब्जर्वर, ये है मैन, ये मैन हो गया। अब ऑब्जर्वर सूडो फोर्स को यूज करेगा, सूडो फोर्स दिखावेगा मैन के ऊपर। तो बेल्ट चल रहे हैं दाईं तरफ, रेफरेंस फ्रेम बेल्ट की एक्सेलरेशन है दाईं तरफ, तो फिर सूडो फोर्स इस पर मैन पर किधर होगा? बाईं तरफ। कहीं पे दिखा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे दिखा लीजिए। चलिए मैं मिडिल में दिखाता हूँ। दिस इज m into a, where m is mass of man, मैन का मास m 65 kg। Pseudo force is
मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस a0, फ्रेम का एक्सेलरेशन a0, डायरेक्शन सूडो फोर्स का जैसा कि याद होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट। ये है हमारा सूडो फोर्स, दिस इज सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स महसूस करेगा मैन इधर के तरफ महसूस करेगा फोर्स, यानी इधर की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा मैन, तो फिर अपोजिट फ्रिक्शन आ जाएंगे। अब फ्रिक्शन अपोजिट इन कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में, इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स, जिधर चलना चाहेगा मैन, जिधर फोर्स महसूस करता है, सूडो फोर्स महसूस करता है, उधर चलने की कोशिश करेगा मैन, तो फिर अपोजिट में आ गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को तो हमेशा जज कर लीजिए। अब कहा है कि मैक्सिमम कितना रखेंगे a0, सो दैट कि यह मैन रेस्ट में रहे, स्टेशनरी रहे। तो फिर जब a0 को मैक्सिमम करेंगे तो फिर चलने की टेंडेंसी होगा मैक्सिमम, देन फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम। अब ये रेस्ट में है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन FL बोला है, दिखा लिया। बाकी फोर्स दिखाइए, बॉडी का वेट, मैन का वेट mg, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैन पर, ये ले लिया r। अब जैसा कि हमने आपको सिखाया है सूडो फोर्स में, एक्सेलरेशन जो अब हम लेंगे इस मैन का, ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर से पूछिए कि आप मैन को क्या चलते देख रहे हो, ऑब्जर्वर कहेगा नहीं, मैन तो स्टेशनरी है, रेस्ट में है। तो फिर एक्सेलरेशन क्या लेंगे आप, इसका 0 लेंगे। तो ऑब्जर्वर देखता है मैन को रेस्ट में, ऑब्जर्वर के रिलेटिव मैन चल नहीं रहा है, एंड सो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो मैन की एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन ऑफ मैन, ये दिखाया, दिस इज e। अब आपको जैसा कि हमने सिखाया है, फोर्स को ड्रॉ करते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करते हैं अलोंग लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। यहाँ ऑलरेडी फोर्सेस मोशन के लाइन परपेंडिकुलर है, तो थर्ड स्टेप में जाते हैं, अलोंग लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स, अलोंग लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, इक्वल टू m इंटू a करेंगे, बट a है 0 विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मैन का एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स, FL limiting friction MA0, now limiting friction equal to mu s into r equal to MA0, now r equal to vertically ऊपर नीचे acceleration नहीं है, and so one side force opposite side force equal, तो फिर mu s r equal to mg equal to MA0, m से m cancel हो गया, A0 equal to mu s into g, mu s है 0.2, now g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, into 10, now this equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। Now this is, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 5.26 बोला गया है, इसमें 5.26 में बताया है, a stone of mass m tied to end of a string revolves in a vertical circle of radius r, वर्टिकल सर्कल, जैसा कि हमने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिखाया है, वर्टिकल सर्कल का प्रॉब्लम जब भी आवे सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए और वर्टिकल डायमीटर ये ड्रॉ कर लीजिए हमेशा, ठीक है। ये वर्टिकल डायमीटर लिया हमने, थोड़ा सा राइट हो, सेंटर ऑफ सर्कल एज्यूम कर लीजिए, नाउ सी सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसमें कह रहा है कि रेडियस सर्कल का r है, ले लिया हमने r, रेडियस ऑफ सर्कल इज r। नाउ द नेट फोर्स एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखिए नेट फोर्स पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं, दिस इज स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं, मास ऑब्जेक्ट का m एंड सो वेट mg एंड स्ट्रिंग में टेंशन होगा t। अब मैंने आपको सिखाया है सर्कुलर मोशन कभी भी दिखाई पड़े तो टोटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर निकालते हैं एंड दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। या तो mv²r कर लें या m⍵²r कर लें, तो फिर यहाँ पर T फोर्स डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कल में है तो डेफिनेटली T बड़ा होगा। तो फिर रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर T माइनस mg, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। mv²r करेंगे जैसे पीछे प्रॉब्लम में, अब तो रिपीट हो रहा है प्रॉब्लम, बट इसमें हमसे जो कह रहा है प्रॉब्लम, क्या कह रहा है कि नेट फोर्स जो निकालना है डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, हमें रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड निकालना है। ठीक है, तो चलिए देते हैं लोएस्ट पॉइंट पर। एट लोएस्ट पॉइंट पर इसको मैं लिख रहा हूं L फॉर लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर एट पॉइंट L पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स mg माइनस t, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। F नेट कर दीजिए, F नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, यदि खुद से निकालना होता तो t माइनस mg mv²r m⍵²r करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ने बोला है कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालो रिजल्टेंट फोर्स, तो यहाँ पे mg माइनस t करेंगे हम। अब आते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर, इसको पॉइंट को h नाम दे देता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पर आई स्ट्रिंग की टेंशन इधर, क्यों तो स्ट्रिंग पुल करता है बाय फोर्स ऑफ टेंशन। ऑब्जेक्ट का वेट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट mg डाउनवर्ड एंड सो एट पॉइंट h यानी हाईएस्ट पॉइंट पर फिर रिजल्टेंट फोर्स F नेट, इसको मैं डैश कर दे रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्रॉब्लम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स डिमांड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए कितने फोर्सेस हैं, T है mg है, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स तो ऐड होता है एंड सो दिस इज mg प्लस t। नाउ अब देखिए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट आ रहा है। इसमें जैसा कि मैं देख रहा हूं पार्ट ए में लोएस्ट पॉइंट पर mg माइनस t1, टेंशन को T1 बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, T1 कर दीजिए, और यहाँ पे टेंशन को T2 बोला गया है तो T2 कर दीजिए। mg प्लस T2, mg प्लस यहाँ हो गया माइनस T1, यहाँ हो गया T2 एंड सो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से यदि हमसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मांगता है रिजल्टेंट तो हम उसी डायरेक्शन में निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5.27। हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg, मास ऑफ हेलीकॉप्टर, इसको मैं mc कर दे रहा हूं, मास ऑफ हेलीकॉप्टर। नाउ दिस इज, या इसको h लगा दीजिए, mh मास ऑफ हेलीकॉप्टर is 1000 kg, 1000 kg and next time rises with a vertical acceleration हेलीकॉप्टर का एक्सलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर को ah ले लेते हैं। ah कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द क्रू एंड पैसेंजर्स वे 300 kg, जो भी इंसान है हेलीकॉप्टर के अंदर उन सारे इंसान का टोटल जो मास दिया गया है ये है 300 kg, मास ऑफ पैसेंजर एंड क्रू। इसको मास ऑफ पैसेंजर एंड क्रू को P कर लेते हैं, ये दिया गया है 300 kg। नेक्स्ट, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द, अब आगे 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए ये हम दिखा लेते हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर दिखा लेते हैं, ये हेलीकॉप्टर हो गया। हेलीकॉप्टर में रोटर लगे होते हैं, जो देखते हैं कि ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर में रोटेट करता हुआ जो फैन होता है जिसको रोटर कहते हैं, तो रोटर जो है लगे होते हैं हेलीकॉप्टर में। ये रोटर मान लीजिए, ये लगा हुआ है रोटर,
हेलीकॉप्टर हो गया। नाउ चलिए नाम बोल देते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। अब इसमें पार्ट ए में डिमांड है फोर्स ऑन फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स। चलिए बच्चों, अब क्रू एंड पैसेंजर, मान लीजिए कि ये जो है पूरा क्रू एंड पैसेंजर है। ये लेट अस सपोज दिस इज होल क्रू एंड पैसेंजर जिसका मास है mp। दिखाइए इस पर फोर्स। नाउ वेट, क्रू पैसेंजर का वेट mp इंटू जी। ये जो क्रू एंड पैसेंजर है इस पूरे सिस्टम में, क्रू एंड पैसेंजर, चलिए सी एंड पी मैं साइड में लिख देता हूँ। सी एंड पी मतलब हो गया क्रू एंड पैसेंजर जिसका मास mp सपोज कर रखे हैं। अब ये नीचे जाना चाहेगा, हेलीकॉप्टर के फ्लोर को पुश करेगा एक्शन, तो हेलीकॉप्टर भी का फ्लोर जो है इसको पुश करेगा क्रू पैसेंजर को ऊपर के तरफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन फोर्स को मैं बोल दे रहा हूं आर। नाउ अब हेलीकॉप्टर में एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हेलीकॉप्टर के पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब आप इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम में लेकर ऑब्जर्वर को अंदर बैठा के भी काम कर सकते हैं, या नहीं तो फिर ऑब्जर्वर को बाहर रखिए, जैसा कि हमने ये भी आपको पिछले प्रॉब्लम में सिखा दिया है लिफ्ट वाले प्रॉब्लम में। ऑब्जर्वर अंदर भी रख सकते हैं, सूडो फोर्स का यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वर बाहर भी आप रख सकते हैं, एक्चुअल फोर्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक्चुअल फोर्स पे काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर बाहर है, देख रहा है हेलीकॉप्टर ऊपर उठ जा रहा है, तो फिर सारे के सारे बॉडी ऊपर जा रहे हैं, एंड सो अपवर्ड फोर्स को हम बड़ा बोलेंगे। एंड सो क्रू पैसेंजर पर रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्रू पैसेंजर इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, आर माइनस mp इंटू जी इक्वल टू mp इंटू ए, mp मास ऑफ क्रू पैसेंजर इंटू एच एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर। अब ये आर डिमांड है, कितना फोर्स है फ्लोर लगाता है क्रू पैसेंजर पर, यही आर डिमांड कर रहा है प्रॉब्लम। तो आर इक्वल टू, ले जाइए राइट साइड, mp कॉमन ले लें, ब्रैकेट में g प्लस ah। नाउ mp कितना है 300, g का वैल्यू 10 लेते हैं, 10 ले रहे हैं g की वैल्यू, 10 प्लस 15 25 हो गया। नाउ ये हो गया 7500 न्यूटन, या फिर आप चाहें तो इसको 1 पॉइंट के बाद डेसिमल दे सकते हैं, 7.5 10 टू द पावर 3 न्यूटन। और किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट बी में आइए। बी पार्ट में क्या डिमांड है, कम टू पार्ट बी। बी पार्ट में फिर हेलीकॉप्टर हम दिखा लें, हेलीकॉप्टर को दिखा लेते हैं। दिस इज हेलीकॉप्टर, ये इसका रोटर दिखा लेते हैं, रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर। जैसे रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर जो घूमने वाला फैन होता है हेलीकॉप्टर के ऊपर, बड़ा सा फैन, ये रोटर बोलते हैं इसको। दिस इज हेलीकॉप्टर, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड एक्सेलरेशन ए एच वैल्यू वही है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बी पार्ट में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ रोटर। अब ये जो रोटर है, रोटर, इस रोटर का एक्शन ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग एयर, जो चारों तरफ एयर है उस पर क्या फोर्स लगा रहा है रोटर। चलिए एकदम सिंपल, हेलीकॉप्टर ऊपर उठता कैसे है, हेलीकॉप्टर एयर को पुश करता है नीचे की तरफ, एक्शन, तो एयर उल्टा ऊपर पुश करता है, रिएक्शन। बस, तो हेलीकॉप्टर नीचे एयर को पुश करता है, तो फिर एयर नीचे जाता है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है वहाँ पूरा धूल मिट्टी देखते हैं उड़ने लगता है। क्यों कि हेलीकॉप्टर का रोटर जो है एयर को नीचे पुश करता है, तो धूल मिट्टी सबको पुश कर देता है, उड़ने लगता है। तो फिर
हेलीकॉप्टर पर एयर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। रोटर पर फोर्स लगाता है एयर ऊपर की तरफ। एक्शन ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग एयर पर पूछ रहा है रोटर का एक्शन। तो सोचिए, जितना फोर्स रोटर लगावेगा एयर पर एक्शन, उतने ही फोर्स एयर लगावेगा रोटर पर रिएक्शन। तो फिर रिएक्शन फोर्स जो रोटर पे लगा, इसको मैं F बोल दे रहा हूं, ठीक है। फोर्स ऑन रोटर, रिएक्शन फोर्स ऑन रोटर, F बोल दिया इसको। तो इतना ही एक्शन फोर्स लगेगा एयर पर, ठीक है। चलिए, तब ये हमें निकालना है कि रोटर पर कितना एयर ने फोर्स लगाया, इतना ही फोर्स एयर पे रोटर का हो जाएगा, निकल जाएगा। अब दिखाते हैं फोर्सेस। ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम पर दिखा लीजिए फोर्स। तो पूरे सिस्टम का वेट मास हो गया 1000 प्लस 300 1300 केजी मास हो जाएंगे। 1300 केजी मास इंटू जी, एम इंटू जी वेट हो गया पूरे सिस्टम का। अपवर्ड फोर्स एफ, एक्सेलरेशन सामने देख रहे हैं तो निकाल लीजिए। फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर रोटर सिस्टम एफ, रिजल्टेंट फोर्स एफ माइनस 1300 जी, टोटल फोर्स निकाला, एम इंटू ए करेंगे 1300 इंटू एक्सेलरेशन ए एच। नाउ एफ इक्वल टू, ले जाइए इसको राइट साइड, 1300 कॉमन ले लीजिए। 1300 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा जी प्लस ए एच, एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर, जी की वैल्यू 10, 1300 जी की वैल्यू 10 और ये है 15, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, चलिए ये हो गया 3.25 10 टू द पावर हो जाएंगे 4 न्यूटन। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किस पे फोर्स है, एक्शन ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन एयर। तो रोटर ने एयर को पुश किया नीचे एंड सो डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब सी पार्ट में जो हमसे क्वेश्चन किया गया, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, यही फोर्स है। हेलीकॉप्टर एयर को पुश किया नीचे, एक्शन, तो एयर पर फोर्स लग गया डाउनवर्ड, इतना ही रिएक्शन फोर्स रोटर पे हेलीकॉप्टर पे लगेगा ऊपर की तरफ। एंड सो ये तो यही आंसर रह जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट, ये हो गया अपवर्ड। इस तरह से हेलीकॉप्टर चलता है, जब उठता है जब ऊपर की तरफ, तो एयर को पुश करता है नीचे की तरफ, तो एयर पे फोर्स नीचे की तरफ एक्शन, तो फिर हेलीकॉप्टर के रोटर पर अपवर्ड फोर्स रिएक्शन, दोनों की वैल्यू सेम, डायरेक्शन एक्शन रिएक्शन के अपोजिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5.28। ये क्वेश्चन क्या है, a stream of water flowing horizontally with a speed 15 मीटर पर सेकेंड। वाटर की स्पीड, अभी वाटर की स्पीड को मैं यू बोल रहा हूँ, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से। गसेज आउट ऑफ अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ट्यूब का पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ये दिए गए हैं। आगे, एंड हिट्स अ वर्टिकल वॉल नियर बाय, सामने वॉल को हिट करता है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर एज्यूमिंग इट डज नॉट रिबाउंड। वाटर है, वाटर की डेंसिटी मैं ये लिख रहा हूँ रो, डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें पता होना चाहिए, चार्ट में आपको मिल जाता है 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर हम F इक्वल टू एम इंटू ए तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमारे पास में है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर कि एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है बट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो हम मोमेंटम की मदद ले लेंगे फोर्स निकालने में। कैसे, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखे हैं,
F इक्वल टू dp बाई dt, dp बाई dt, p मतलब लीनियर मोमेंटम, t मतलब टाइम, dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को सिंपली आप बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड बोल सकते हैं। अब इसी को थोड़ा और सिंपल हम करते हैं आपको, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अब इसमें क्या करिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड ले लीजिए। और क्या करिए, इसको चेंज इन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन मॉडुलस ले लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी, मॉडुलस ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मॉडुलस ले लीजिए। आइए अब देखते हैं 2 पार्ट्स में इसको निकाल करके, ये 2 पार्ट्स ऐसे हमने बना दिया है। अभी 2 पार्ट्स में इसको हम निकालते हैं, इसको इक्वेशन बोल लेते हैं, इक्वेशन 1 बोल लीजिए, लैंग्वेज में लिख दिया हूं ताकि आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। क्यों, तो देखिए जरा, चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएंगे। अब चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड में चाहिए तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड ले लीजिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका कर दिया, 2 पार्ट में इसको कर दिया, जिससे आसानी से आप कभी भी मोमेंटम की मदद से फोर्स निकाल सकें। आइए अब निकालते हैं मास इन 1 सेकंड। पहले तो हमारे पास में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी मालूम है, एरिया क्रॉस सेक्शन मालूम है, पाइप, ये है पाइप, ट्यूब है, पाइप है, इस पाइप से वाटर निकल रहा है और ये सामने किसी वॉल को, ये हो गया वॉल, इस वॉल को वाटर हिट कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ वाटर, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, ये वाटर हो गया, पाइप में वाटर ऐसे चला, हिट किया, अब हिट करके फिर वाटर स्टॉप हो गया है, स्टॉप हो गया है, एंड सो इसकी बाद की वेलोसिटी जो भी है वाटर की इक्वल टू 0। चलिए अब ये हम ट्राई कर रहे हैं निकालने के लिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, मास ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड कैसे निकालें। एरिया इनटू वेलोसिटी यदि कर दें तो देखिए जरा गौर से, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएंगे। एरिया इनटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, एस फॉर सेकेंड पढ़ लीजिए, ठीक है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेलोसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, एरिया इनटू वेलोसिटी u, एरिया इनटू स्पीड कहिए, मैग्नीट्यूड है, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, ट्यूब का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये है E, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, यूनिफॉर्म एरिया, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान के चलेंगे ए। अब एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड, ये हो गया वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। नाउ मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो यदि वॉल्यूम ले रहे हैं 1 सेकेंड में, वॉल्यूम 1 सेकेंड में इनटू डेंसिटी, तो मास हो जाएंगे 1 सेकेंड में, लिख दिया हो यहाँ पे। तो मास ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड निकाल लिया हमने, ये मिल गया हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। अब चेंज इन वेलोसिटी वाटर की, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर इन इम्पैक्ट विथ वॉल, इन इम्पैक्ट यानी कोलिजन, इम्पैक्ट मतलब कोलिजन,
इम्पैक्ट विथ वॉल के साथ कोलिजन होने पर, इम्पैक्ट होने पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? अब इसका मॉडुलस ले रहे हैं तो v माइनस यू मॉडुलस, बट v कोलाइड करने के बाद वाटर स्टॉप हो जा रहा है, प्रॉब्लम बोल रहा है, तो v जीरो हो गया। ये हो गया आपका जीरो माइनस यू क्या होगा? माइनस यू, ठीक है ना? v जीरो माइनस यू, ये हो गया हमारा माइनस यू, माइनस कैंसल मॉडुलस के अंदर, एंड सो दिस इज यू, ये हो गया यू। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, f निकल जाएगा इक्वेशन 1 में। अब हम इसको पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में डालते हैं। फोर्स बाय इक्वेशन 1, फोर्स F ऑन वाटर, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स उसका लेंगे मास इन 1 सेकेंड, ए यू रो, इनटू उसी का लेंगे चेंज इन वेलोसिटी एंड मॉडुलस मैग्नीट्यूड, मॉडुलस लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, वेलोसिटी में चेंज की जो मैग्नीट्यूड है ये लेंगे यू नाउ इनटू यू, नाउ दिस इज ए यू इंटू यू स्क्वायर हो गया इंटू रो, वैल्यू रखिए। अब ये फॉर्मूला जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि आपको याद रह गया तो कॉम्पिटिशन्स में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। नाउ अब यहाँ से वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना 10 पावर माइनस 2, यू स्क्वायर कितना होगा 15 का स्क्वायर 225 इनटू रो डेंसिटी 10 टू द पावर 3, नाउ ये हो गया 2250, ठीक है 10 पावर 3, 10 की पावर 3 है। नाउ दिस इज 2250 न्यूटन निकल गया फोर्स। इस तरह से मोमेंटम की मदद से आप आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, बहुत आराम से निकलता है। तो जहां पर एक्सेलरेशन नहीं मिले वहां पर मोमेंटम की मदद ले लेंगे, और फॉर्मूला बना के इक्वेशन 1 आपको दे दिया हूं जिससे कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5.29 क्या है इसमें? 10 1 rupee coin are put on top of each other on table. Each coin has mass m. Give the magnitude and direction of, चलिए इसमें 10 coins हैं तो हम दिखा रहे हैं, ये फ्लोर ले लेते हैं। अब इस फ्लोर पर मैं कॉइन को इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, ब्लॉक की तरह दिखा देता हूँ। कॉइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है चलेगा, 8, कॉइन नंबर 9, कॉइन नंबर 10। अब ये 10 कॉइन्स हैं, ईच कॉइन का मास m बता दिया गया है, मास ऑफ ईच कॉइन दिस इज इक्वल टू m। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्ट ए में है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, पार्ट ए में है द फोर्स ऑन 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट टॉप। 7th कॉइन पर फोर्स पूछ रहा है, ऊपर के जो 3 कॉइन्स है 1 2 3 कॉइन्स की वजह से कितने फोर्स लगेंगे। अब देखिए, जब कभी भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में हो, कांटेक्ट में हो, और यदि आप देखते हैं सबकी एक्सेलरेशन है सेम,
तो यदि सबकी एक्सेलरेशन है सेम तो वहां पर क्या करिए, फॉर कॉन्वीनियंस जितने ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आप सेम देख रहे हैं उसको एक बॉडी एज्यूम कर लीजिए, एक बॉडी मान लीजिए उसको, देन प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा करना। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा रहे देन वहां पर आप ये काम कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, एक साथ रेस्ट में हैं, एक्सेलरेशन यदि सेम है तो जिन ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन सेम है उन सबको एक मान लीजिए, वन मान लीजिए, वन मान करके निकाल लीजिए। जैसे एक बॉडी पर फोर्स दिखाते हैं और काम करते हैं, ठीक उसी तरह से तो हमें चाहिए सेवेंथ कॉइन पर कर रहा है फोर्स, द फोर्स ऑन सेवेंथ कॉइन, इस पे फोर्स चाहिए। 1 2 3 कॉइन को मैं अब ले रहा हूं, ये 3 कॉइन, 1 2 3 कॉइन, ठीक है, 3 कॉइन यहां मैं लिख दे रहा हूं, 3 कॉइन, 3 कॉइन्स ऊपर के कौन कौन, 8 9 10 ले लिया हमने। अब इसके नीचे है सेवेंथ कॉइन, अब जो सेवेंथ कॉइन है उसके नीचे में 1 2 3 4 5 6 7, अब ये जो 7 कॉइन्स हैं नीचे इसको दिखा लिया हमने, इधर है 7 कॉइन्स, 7 कॉइन्स। चलिए अब यहां पर है हमारा सेवेंथ कॉइन, ये है सेवेंथ कॉइन, सेवेंथ कॉइन को दिखा दें क्लियरली, ये सेवेंथ कॉइन, दिस इज सेवेंथ कॉइन। अब देखिए इस सेवेंथ कॉइन को ऊपर के जो 3 कॉइन्स है ये पुश कर रहा है, तो जो सेवेंथ कॉइन पर ऊपर के 3 कॉइन का जो पुश यानी कि एक्शन का जो फोर्स लगा इस पे, इसको मैंने बोल दिया एफ। तो फिर ये जो सेवेंथ कॉइन है ये ऊपर के 3 कॉइन्स पर लगावेगा रिएक्शन फोर्स, कितना लगावेगा, इतना ही लगावेगा एफ, सेम लाइन के अलाउंग, बट मैं थोड़ा सा आपको देखने के लिए रिएक्शन फोर्स जो 3 कॉइन्स पर है बगल से दिखा दे रहा हूं, ये हो गया एफ। बस ये एफ निकाल लीजिए। सेवेंथ कॉइन ने 8th कॉइन पर जो टच में है उसी पर एक दूसरे पर फोर्स लगेगा, तो सेवेंथ कॉइन ने 8th कॉइन पर लगाया फोर्स कितना, एफ, 8th कॉइन ने 7th कॉइन पर लगाया कितना फोर्स, एफ। बस अब ये जो 3 कॉइन्स हैं इन 3 कॉइन्स का फ्री बॉडी डायग्राम मैं जरा दिखा देता हूं और इजी आपको हो जाएगा। ये हो गया ऊपर के 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, तो इसका वेट 3 mg डाउनवर्ड, ये जो 3 कॉइन्स है सेवेंथ कॉइन के ऊपर 8 9 10 3 कॉइन्स, वेट 3 mg। सेवेंथ कॉइन ने 8th कॉइन पर लगाया फोर्स ऊपर की तरफ कितना, एफ, एक्सेलरेशन क्या है इसका 0, तो फिर अब इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करिए, तो फिर इसके लिए अपवर्ड फोर्स एफ माइनस, अब हम ले रहे हैं पार्ट ए, ये पार्ट ए है हमारा, अपवर्ड फोर्स एफ माइनस डाउनवर्ड फोर्स 3 mg इक्वल टू, अब इसको हम लोग 1 मान चुके हैं, 1 यूनिट 1 मान चुके हैं इसको, मास इसका 3m, एक्सेलरेशन a, मास इनटू एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन क्या है 0, एंड सो दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0, एंड सो f इक्वल टू 3 mg। तब देखिए फोर्स ऑन सेवेंथ कॉइन पर फोर्स और फोर्स ऑन 8th कॉइन, दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन है, तो हमसे सेवेंथ कॉइन पर फोर्स मांगा है तो हम इस पर गौर करेंगे। अब ये फोर्स ऑन सेवेंथ कॉइन 3 mg, बट डायरेक्शन किधर है इसका, डाउनवर्ड है, तो फिर लिख दीजिए डाउनवर्ड। ये है कि यदि एक्सेलरेशन बॉडीज का सेम रहे तो वहां पर जो है वहां पर करिए क्या, तो
इसको अलग अलग नहीं यूज करके वन यूनिट एक बॉडी की तरह ट्रीट कर लीजिए। और अब एक यहाँ पर और मैं आपको सिखाया था जिस समय वर्टिकल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहा था, एक बात सिखाया था क्या, किसी बॉडी के ऊपर जितने बॉडी हैं उनके वेट के इक्वल होता है कॉन्टैक्ट में एक्शन रिएक्शन। फिर से देख लीजिए, 7 के ऊपर 1 2 3 बॉडी है तो 7th और 8 के बीच जो एक्शन रिएक्शन होगा वो 3 mg होगा। पहले डायरेक्शन जांच कर लीजिए, 7th पर फोर्स हुआ डाउनवर्ड, 8 पर फोर्स हुआ अपवर्ड। तो ये शॉर्टकट भी याद रखिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा रहता है, जल्दी से काम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी में हमसे पूछे हैं द फोर्स ऑन 7th कॉइन बाय 8th कॉइन। तो आ गया फोर्स ऑन 7th कॉइन पर फोर्स बाय 8th कॉइन। ठीक है, फोर्स ऑन 7th कॉइन बाय 8th कॉइन। ठीक है, यही है 3 mg, F इक्वल टू 3 mg। ओके, थोड़ा सा पार्ट ए को एक बार मैं और देखना चाहूंगा। पार्ट ए में है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। ये सारे कॉइन ने जो फोर्स लगाया है कॉन्टैक्ट में 8 कॉइन 8 ने 7th पे फोर्स लगाया, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट में होगा फोर्स वही लगावेगा। एंड सो कंफ्यूज मत करिएगा कोई कि ऊपर के सारे कॉइन्स जो फोर्स लगाए हैं तो कॉन्टैक्ट में तो 8 और 7 है। ठीक है, यही लगावेगा फोर्स एक दूसरे पर। तो ये 3 कॉइन्स है, ऊपर से 10 9 8 को 1 एज्यूम करे हुए हैं हम लोग। तो 8th कॉइन, या चाहे तो थोड़ा नजदीक करके ऐसे 8 आप लिख लीजिए, 8 ने 7 पर फोर्स लगाया। ठीक है, कॉइन नंबर ये 8 कांटेक्ट में है, इसके ऊपर 9th और 10th कॉइन है। ठीक है, डाउनवर्ड कॉइन 8 ने फोर्स लगाया है 7 नंबर पर, किधर डाउनवर्ड। सी में आइए, सी में क्या है, द रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन ऑन 7th कॉइन, रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन ऑन 7th कॉइन। अब इसको इसी ऑब्जर्वेशन पर अब हम कर रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 कॉइन्स 6 के ऊपर है। एंड सो जो फोर्स लगावेगा ये 4 कॉइन्स, इसको एक लेकर के देखें तो 4 mg F आवेगा, 4 mg 6 पर, तो 7th पर भी क्या आवेगा 4 mg। एंड सो दिस विल बी F डैश कर देता हूं, जो फोर्स F डैश लगेगा 6th कॉइन, जो 7th कॉइन पर फोर्स लगावेगा ऊपर की तरफ लगावेगा, तो दिस इक्वल टू 4 mg अपवर्ड। चलिए, निकल गया हमें इस तरह से फोर्सेस। और साथ में जो कुछ टेक्निक्स आते हैं निकल के वो भी मैं बताता हूं, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ी जल्दी आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है 5.30, जिसमें कह रहा है एन एयरक्राफ्ट एक्सक्लूड हॉरिजॉन्टल लूप यानी कि सर्कल हॉरिजॉन्टल लूप एट स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट 720 किलोमीटर पर आवर, 5/18 मीटर पर सेकंड कर लीजिए, ये हो गया 45,200 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट का रहा है विथ इट्स विंग्स बैंक्ड एट 15 डिग्री, बैंकिंग एंगल ये दिया 15 डिग्री। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप का रेडियस क्या होगा, लूप का रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ लूप चाहिए। जैसा कि आप पढ़े हैं, ठीक है, कि जब कोई बैंक रोड पे कोई गाड़ी चलती है तो जो बैंकिंग ऑफ ट्रैक पढ़े हैं, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़े हैं, वहां पर फॉर्मूला मिला था आपको tan थीटा इक्वल टू v²/rg। एरोप्लेन के केस में भी यही रहेंगे, एरोप्लेन भी ऐसे बैंक होता है, झुकता है एरोप्लेन, ठीक उसी तरह से जैसे कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक में आप पढ़े हैं कि रोड को इंक्लाइन किए जाते हैं, बैंक मतलब इंक्लाइन
ठीक उसी तरह से एरोप्लेन भी इंक्लाइन होता है, ठीक है, जिस समय को लूपिंग करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल लेता है। सेम इक्वेशन, सब कुछ सेम रहेंगे, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। नाउ हमसे डिमांड है आर, तो आर इक्वल टू निकाल लेंगे यहाँ से आप। आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर जी टेन थीटा। अब रख लीजिए वैल्यू, भी कितना है 200, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, 10-15 डिग्री। अब 10-15 डिग्री का वैल्यू रख करके जरा इसको कैलकुलेट करिए। 1 मिनट में कर देता हूं कैलकुलेट। Now this is equal to 1500 मीटर। 1500 मीटर। Now नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 10-15 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट चार्ट से भी आप देख सकते हैं, या फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है कंपाउंड एंगल, तो आप 10-45 डिग्री -30 डिग्री करके भी निकाल सकते हैं, एज यू लाइक, जैसे आप निकालना चाहें। 531 में क्या है? A train runs along a unbanked circular track। अनबैंक, जैसा कि आपने पढ़ा है, अनबैंक रोड पे कार को चलाए हैं सर्कुलर मोशन में। ट्रेन रन्स अलोंग अनबैंक सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। रेडियस ट्रैक का दे दिया हमें 30 मीटर एट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे दिया 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा 18 से डिवाइड किया 54, 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। Now the mass of train is 10 to the power 6 kg। मास दिया गया। What provides the centripetal force required for this purpose? The engine or the rails? What is the angle of banking required to prevent wearing of the rail? चलिए, जैसा कि आप पढ़े हैं, अनबैंक रोड पे कार को जब हम लोग चलाए तो क्या हुआ? कार बाहर की तरफ जाने की कोशिश किया, देन क्या हुआ? कार फिसलने की जब कोशिश किया तो आ गया फ्रिक्शन अपोजिट में, रोड की सेंटर की तरफ फ्रिक्शन आ गया, जिसने दिया सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक उसी तरह से ट्रेन भी जब ऐसे चलेगी ट्रेन, तो क्या होगा? ट्रेन बाहर की तरफ जाना चाहेगा तो रेल पर पुशिंग फोर्स बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ रेल पर पुश करेगा फोर्स से, जिसको कि लैटरल थ्रस्ट भी कहते हैं लोग। लैटरल थ्रस्ट मतलब कि बगल के तरफ जो फोर्स लगावेगा। जैसे कार को देखे, कार फिसलना चाहता है बाहर, तो बाहर की तरफ जाने की जो कोशिश करेगा वो क्या करेगा? बाहर की तरफ फोर्स लगावेगा। तो फिर ट्रैक भी फोर्स लगावेगा ट्रेन पर अंदर की तरफ। अब यही जो अंदर की तरफ ट्रैक लगावेगा ट्रेन पर फोर्स, किधर? टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये देगा सेंट्रिपिटल फोर्स। अब जैसा कि हमें पता है, यही tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब हमसे मांगा गया है, क्या मांगा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कि थीटा कितने एंगल से रेल को बैंक किए जाएंगे। जैसे रोड को इंक्लाइन किए हैं, ठीक उसी तरह से अंदर की रेल थोड़ा नीचे, बाहर की रेल थोड़ा ऊपर, यानी कि सेंटर की तरफ का रेल थोड़ा नीचे और सेंटर से दूर वाला रेल जो है थोड़ा ऊपर, इसको बैंकिंग ऑफ रेल्स बोलेंगे। तो बैंकिंग एंगल, जितने एंगल से रोड को बैंक करते हैं, ठीक उतने ही एंगल ट्रेन के केस में भी होता है। सभी जगह पर बैंकिंग एंगल के लिए इक्वेशन आपका सूट करेगा। नाउ वी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, आर की वैल्यू कितना है 30, जी की वैल्यू ले लीजिए 10। जरा इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ जाएगा। रफली 3/4 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड सो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री अप्रॉक्स, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर दिया मैंने। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5.32, जिस क्वेश्चन में दिखा रहा है 2 पर्सन्स हैं,
फिगर ए फिगर बी। अब 5.32 में दिया गया है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और एक ऑब्जेक्ट को ये कैरी कर रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को पर्सन उठा रहा है, ऐसे उठा रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन जो खड़ा है यहाँ पर, ये है पर्सन है, ये पर्सन है हमारे, ये पकड़े हुआ है, इसको स्ट्रिंग को पकड़ रखा है पर्सन। ठीक है, अब ये पर्सन जो है इसको उठा रहा है, कैरी कर रहा है स्ट्रिंग को, डोरी को पकड़ के। ये कोई ऑब्जेक्ट है 25 kg, इसका मास बता रहा है प्रॉब्लम। ऊपर की तरफ इसको उठाया जा रहा है। फिगर ए, पहले फिगर ए की बात कर लें, फिर बी में आते हैं ना। अब इसमें फोर्स दिखाइए, कितना फोर्स, बॉडी का वेट 25 इंटू जी, 25 इंटू जी, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। डोरी स्ट्रिंग में होगा टेंशन को टी बोल देते हैं, टी टेंशन इन स्ट्रिंग। अब मैन पर आइए, मैन का वेट, मैन का मास कितना है 50 kg। तो मैन पर जो फोर्स लगेगा, वेट, मैन का वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैन का सपोज कर लीजिए मिडिल में, वेट इसका हो गया 50 इंटू जी। रिएक्शन फोर्स, ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स इस पर ये बोल दे रहे हैं R1। फिर ये जो स्ट्रिंग है, मैन को भी खींचेगा अपनी तरफ, मैन पर फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, टेंशन टी है, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन इज पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग। दिखा लिए, एक्सेलरेशन सबके 0 है, जस्ट जब बॉडी मूव करेगा, ठीक है, उठाना है मतलब जस्ट उठाना है, एक्सेलरेशन उस समय हम लेंगे 0, जस्ट चलने के समय एक्सेलरेशन, जस्ट मूव के समय एक्सेलरेशन 0। और फिजिक्स में हमेशा जस्ट मूव ही लेना है आपको। किसी को चला रहे हैं रेस्ट से, मतलब जस्ट चला रहे हैं, ठीक है ना, जस्ट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन 0। तो चलिए पहले फिगर ए का काम कर लेते हैं, फिर फिगर बी में आएंगे हम। तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं बॉडी के लिए। ऑन बॉडी, जो बॉडी है इसके लिए अपवर्ड फोर्स T, डाउनवर्ड फोर्स 25 G, एक्सेलरेशन 0 एंड सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब ये हो गया, G की वैल्यू 10 ले लीजिए, 10 इंटू 25 250 न्यूटन। अब आइए यहाँ पे मैन पर फोर्स, ऑन मैन पर फोर्स, अपवर्ड फोर्स T है R1, डाउनवर्ड फोर्स T एंड 50 G। एक्सेलरेशन इसका भी 0 है, एक्सेलरेशन 0 रेस्ट में है, तो फिर अपवर्ड फोर्स R1 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स T प्लस 50G प्लस 50G। नाउ T है 250, G की वैल्यू 10 लीजिए, तो ये हो जाएगा 500। नाउ दिस इक्वल टू 750 न्यूटन। अब आइए फिगर बी में, जो फिगर बी है इसमें दूसरा तरीका, वेट को उठाने का दूसरा तरीका दिखाया जा रहा है। ये है, फिर वही वेट है, सेम वेट है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, सेम वेट है। अब इसको उठा रहा है पर्सन, लेकिन इसमें पुल्ली की हेल्प ले रहा है, पुल्ली के ऊपर से जो है ये पास कर रहा है स्ट्रिंग, पुल्ली के ऊपर से ही पास कर रहे हैं। नाउ जो पुल्ली है, इस पुल्ली को मैन पकड़ रखा है। अब ये दिखा रहे हैं मैन, ये मैन दिखा रहे हैं, मैन को दिखा दें, मैन। अब ये जो मैन है, ये मैन इसको पकड़ रखा है, स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, ठीक है। नाउ अब ये खींच रहा है स्ट्रिंग को। अब ये पुल्ली का बेस यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बेस यहाँ से पुल्ली लटका हुआ है। दिखाइए फोर्सेस, बॉडी का वेट, फिर उसी तरह से 25G। अब मैं 25G की वैल्यू 10 ले लिया डायरेक्ट। अब न्यूटन अपवर्ड फोर्स, इसको मैं
टी डैश कर दे रहा हूं। नाउ मैन पर फोर्स, तो मैन का वेट mg कितना 50, g की वैल्यू 10, 50g। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्राउंड का, सरफेस का, इसको R2 बोल लेते हैं। नाउ स्ट्रिंग को मैन खींच रहा है, स्ट्रिंग ऊपर पुल करेगा मैन को, स्ट्रिंग जो ऊपर की तरफ पुल कर रहा है मैन को, ठीक है। स्ट्रिंग का फोर्स टी डैश, सेम स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। नाउ एक्सेलरेशन 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0। तो फिर सिमिलरली बॉडी पर फोर्स टी डैश अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वेट डाउनवर्ड mg 250 न्यूटन। नाउ मैन पर फोर्स, मैन पर फोर्स अपवर्ड फोर्स R2 प्लस टी डैश एक्सेलरेशन 0 एंड सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। थोड़ा आप शॉर्टकट भी करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सभी प्रॉब्लम को बेसिक पर ले जाएंगे, टाइम लगता है ज़्यादा। नाउ अपवर्ड फोर्स हो गया टी डैश प्लस R2, डाउनवर्ड फोर्स 50g 500। नाउ R2 इक्वल टू टी डैश ले जाइए इधर, तो कितना होगा 500 माइनस टी डैश है 250, तो 500 माइनस 250, ये आ गया 250 न्यूटन। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है आपको, ये फिगर बी है आपका बुक में। अब क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा व्हाट इज द एक्शन ऑन फ्लोर बाय द मैन इन 2 केसेस। यही हो गया एक्शन, क्योंकि जितना रिएक्शन उतना एक्शन, ये हो गया एक्शन ऑफ फ्लोर। सिमिलरली ये जो फोर्स हो गया R2, दिस इज एक्शन ऑफ फ्लोर R2। इस केस में एक्शन ऑफ फ्लोर, ये मिल गया। इस समय एक्शन फोर्स बड़ा है, फ्लोर पर जो एक्शन फोर्स है बड़ा है, क्योंकि R1 रिएक्शन जितना उतना ही एक्शन। नाउ नेक्स्ट है हमारा, इफ द फ्लोर यील्ड्स टू अ नॉर्मल फोर्स 700 न्यूटन। कह रहा है यदि फ्लोर 700 न्यूटन फोर्स लगा देगा तो मैन को उलट देगा, मैन को उठा देगा फ्लोर। यदि 700 न्यूटन फोर्स लग गया तो मैन उठ जाएगा, ठीक है, मैन उठ जाएगा। यदि ये 700 न्यूटन हो गया तो फ्लोर से उठ जाएंगे। तो फिर कह रहा है which mode should the man adopt to lift the block without the floor yielding। बिना फ्लोर से यील्ड किए, बिना फ्लोर से अलग हुए, ठीक है, कौन सा मोड अप्लाई करेगा। तो क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोर का एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है 250 न्यूटन है, तो फ्लोर मैन पर कम फोर्स लगावेगा तो मैन उलट के गिरेगा नहीं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 750 न्यूटन है, 700 न्यूटन पे मैन जो है उलट जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ तो गिर जाएगा मैन, वेट के साथ गिर जाएगा, उलट जाएगा, फ्लोर से अलग हो जाएगा। एंड सो दिस मोड इज नॉट सुटेबल, दिस मोड इज सुटेबल। एंड सो हम कहेंगे बी मोड इज सुटेबल टू लिफ्ट द ब्लॉक। हमारा आंसर होगा मोड बी। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।